अस्सलाम चले करें। वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरखास्त पर समाअत का आगाज किया और आज हस्ब मामूल मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद है। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। आपने वो शेर नहीं पढ़ा जो आज शेरो शायरी चलती रही वहां पर, वो पढ़ तो देना था यार वो शेर। बहुत ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमाल कर दिया आज। उसकी आज बड़ी जबरदस्त दबंग जो थी वो दलाइल थे सुप्रीम कोर्ट में, और आज अच्छा, उन्होंने वाकई वाकई दबंग दलाए थे। अच्छा। यार दबंग दबंग दलाइल देखे ना। अब वो जस्टिस काजी फाइज ईसा आखिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, ना ना सीनियर जज है। मैं इतफाक नहीं करता इस बात से। वो जज नहीं है इस वक्त, एक साल के तौर पर पेश हो रहे हैं। और यही आज ठीक है तरीका कार जो उन्होंने, यही जो तरीका यार, इख्तियार। और ठीक है यार, ही इज अ पिटिशनर राइट नाउ, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज अ जज, सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ वो जज पाकिस्तान। जो सामने बैठे, ना ना यही तो फर्क है ना। और यही तो फर्क है भाई। यार आपके मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस है, क्या करें तो सदीक हो आज़ाद सदीक। जब वो जज आएंगे फिर जज की बात करेंगे। उन्हें उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी सारे काम में आने के लिए, वकील इतने मौजूद थे। अच्छा मुझे ये तो बताओ ना, तुम जो ये बात मुझे ये बताओ, ये मुनीर मलिक कहाँ भाग गया है यार? मुनीर मलिक बड़ा सीनियर वकील है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बहस कर रहे सारे काम में? तो मुनीर मलिक साहब तो उन्होंने, आपको पता है कि जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने काजी फायजीसा साहब ने कहा था कि वो बीमार है, और जिस पर फिर जस्टिस उमरता बंजाल साहब ने उनको कहा भी था कि जनाब वो तो जब तक उसकी तरफ से रिटर्न नहीं आता है, तो बहरहाल फिर उन्होंने रिटर्न उनसे वो जमा कराया, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज करता हूँ। तो वैसे रिक्यूज करता हूँ, रिक्यूज करता हूँ। बीमारी नहीं है, रिक्यूज करता हूँ। हाँ, रिक्यूज करता हूँ, तो उसने कहा तो मतलब है मैं कि मैं अंदर मैं मैं एक बात याद ले लूं आपको। आपको पता है रिक्यूज करना क्या होता है? या आप शायद ना बात करें, लेकिन मैं खुल के बात करना चाहूंगा। रिक्यूज का मतलब है अपने क्लाइंट के रवैये से नाला होकर, उनके तरीकाकार से। चूंकि वजह है कि अभी तक आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, 22 करोड़ अवाम में अगर आप ये सवाल रखें तो हार्डली कोई 2-4 हजार या 5 हजार लोग होंगे जिन्होंने जस्टिस काजी फायजीसा का बतौर साइल आना और उनके आर्गुमेंट को पसंद किया। बाकी मेजोरिटी ने इस पे चाहे रेफरेंडम आप करा लें, उन्होंने रिजेक्ट किया इस तरीका कार। अच्छा यार, हम तो सहाफ़ी है, बहरहाल हमारा काम नहीं है रेफरेंडम कराना। बहरहाल ये आपका व्यू है, लेकिन अंदर की खबरें हमें भी कुछ पता चला था कि वो शायद बहुत सारे जो है वो नाराज है, लेकिन हम कुछ इस पे कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो दरखास्त जो पेश की थी मुनीर मलिक की तरफ से, उन्होंने कहा कि रिक्यूज करता हूँ। वो बहरहाल आपके अपने व्यू है, शायद आपके जराए ठीक कहते हो, लेकिन बहरहाल चलते हैं ना यार आज की समाज की तरफ। उसकी इतना खूबसूरत शेर का जस्टिस काजी फैसल ने कि गम इश्क लेकर जाए कहाँ, गम इश्क लेकर जाए कहाँ, आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं। तो कैसा लगा आपको ये शेर? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मैंने जवाब दे दिया आपके शेर का। अच्छा चलो, अच्छा अच्छा। आज जस्टिस काजी फाज ईसा ने जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी निशाना बनाया, चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसा को भी बनाया, और गवर्नमेंट के फंक्शनरीज को भी निशाना बनाया, साबिक अटॉर्नी जनरल को भी निशाना बनाया, और सिटिंग जो लॉ मिनिस्टर है फरूक नसीब, उनको भी निशाना बनाया, और जो कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब है, उसका भी हवाला दिया कि जनाब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है वो उसने मुझे गमजदा कर दिया है। और ये भी कहा कि जनाब आजकल तो वो गवर्नमेंट के बड़े चहीता यानी पसंदीदा लोगों में शुमार होते हैं। बहरहाल आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो चीफ जस्टिस के हवाले से कहा कि आसिफ सईद खान कोसा ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा और मुझे सुनाए बगैर जो है ना फैसला दे दिया, और मुझे सुना भी नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि साबिक अटॉर्नी जनरल ने भी उसके बारे में कहा कि मंसूर अली खान ने इस कोर्ट की जो है वो कंटेम्प्ट की है, और उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, और उन्होंने ये कहा कि जजों ने मेरे साथ तावन की, यकीन दहानी की है, और उस पर भी उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, और उसको कोई ना भी किया, उसका कोई नोटिस भी नहीं लिया गया। लेकिन जिस पर जस्टिस उमर बंजाल ने उसको वैसे सही याद दिलाया, उनको कहा कि आपको शायद याद नहीं कि जब उसने बयान दिया था अनवर मसूद खान ने, तो उसको अपनी वजारत अपने ओहदे से इस्तीफे देना पड़ा। और फिर ये भी कहा कि अगर कोई भी जज के खिलाफ बोलता है, तो जज के खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाती है। आप ये ज़हन नशीन कर लें।
तो आज ज्यादातर चूंकि उन्होंने ये कहानियां सुनानी कोर्ट को, और कोर्ट बार बार उसको कहती भी थी कि जनाब आप कहानियां ना सुनाएं, बल्कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी उनको कहा कि जनाब बेहतर ये हो कि आप अपने दलाइल पे फोकस करें, आपका जो मेन केस है उस पर आ जाए। और फिर जस्टिस काजी फैज़ ने ये भी कहा कि जनाब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसने मेरे साथ जो है ना बदनीयती पे जो किया है, और मुझे सुना बगैर, मुझे नहीं सुना, मुझे मौका नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत ने उनको कहा कि जनाब आपको तो सुन रहा है, यहाँ भी सुन रहे हैं। और फिर खासकर आखिर में जो इंटरेस्टिंग बात थी, वो कह रहे कि जनाब चूंकि इसको जल्दी निपटाया, तो फिर उमर अता बंदयाल साहब ने उनको कहा कि ज्यादा टाइम तो आपने वेस्ट कर लिया, पूरा मार्च का महीना आपने रिव्यू के बजाय, नजरसानी के बजाय आपने तो लाइव स्ट्रीमिंग पे लगा दिया, और अब हमें कह रहे हैं कि जनाब जल्दी इसका फैसला करें। अच्छा अजहर सदीक साहब ये बात बताएं कि मुनीर मलिक साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसके केस को आर्ग्यू किया, और आपको ये भी याद है कि जब टैक्स का मामला आया, उसके एफबीआर का मामला जो है उनकी एहलिया का, तो मुनीर मलिक साहब ने स्पेशली बाबर सत्तार जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े अच्छे वकील हैं, आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं, तो उस वक्त उन्होंने मुनीर मलिक साहब ने बाबर सत्तार को इनवाइट किया था, और बाबर सत्तार ने बड़े अच्छे दलाइल दिए थे उसमें। तो अब ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ये अपना जो केस अब करेंगे, और खासकर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे जो मामला जो रीसेंडिंग किया है उस पर भी दलाइल दूंगा। आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा आज वाकई उन्होंने कहानियां सुनाने की कोशिश की है, या कहानियां सुनाई है, या वो इस केस में कुछ साबित भी कर सकेंगे? अच्छा, कई दफा ऐसा होता था ना, हमारी वालदा, हमने गलती की होती थी तो हमारी वालदा साहबा हमें डांटा करती, तो हम तोता मैना की कहानी सुनाया करते थे। हमने, अच्छा तोता मैना की कहानी खत्म की, हम गडेरिया की कहानी शुरू कर देते थे, हम वो खत्म करते थे तो हम चुरावे की कहानी शुरू कर देते थे, तो हम अपनी वालदा को ना अंगेज इसी में रखा करते थे और वक्त गुजर जाता था। तो ये तरीकाकार तो हमने बचपन में बड़ा अच्छा सीखा हुआ है। अब जरा आते हैं असल असल बात की तरफ। जस्टिस कादी फाजीसा से किन जज से बनी है? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट या आला अदालतों में वाहिद जज ऐसे आए हैं कि जिनका तकरीबन हर जज से एतराज और इख्तलाफ है। आज जिस तरह ऊंची आवाज में बात की, जिस तरह तौहीन, अगर एक आम आदमी इस तरह बात करता तो वो तौहीन अदालत होती। यानी अब अनवर जहीर, जस्टिस अनवर जहीर वाले चीफ जस्टिस थे, उनके साथ जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ, चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब के साथ, चीफ जस्टिस गुलजार साहब का, अब सारे नाम मैंने ले दिए आपके सामने। फिर जस्टिस शेख अजमत शेख के साथ, जस्टिस तारिक मसूद के साथ जिनको बेंच से रिक्यूज कराया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, आप अंदाजा लगाएं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठने के हवाले से, अब और क्या बात रही, क्रेडिट आपको जाता है। और वो जस्टिस उमर अता बंदयाल का वो कल के जो सहाफी जो माजरत के साथ वो एक एजेंडे पर लेके चलते हैं, वो 3 दिन बाद खबर देते हैं कि जनाब अपना जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्यूज कर लिया। क्रेडिट तो आप जैसे साहब सहाफियों का जिन्होंने सारा कुछ सामने रख दिया, आज भी सारी बातों को सामने रखे। मुझे आज तक बताएं, आपको 20-22 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट की अपना कवरेज करते हुए, अदालतों की। मुझे तकरीबन वैसे तो मुझे 30 साल हो गए हैं, और 1995 के बाद से मैं सुप्रीम कोर्ट में आना जाना मेरा रहा है। मैंने नजरसानी में इस तरह के आर्गुमेंट कभी आज तक नहीं देखे। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला केस होगा कि जिसमें नजरसानी कम, लताइफ ज्यादा, कहानियां, शेर व शायरी, और ऊपर दूसरा कमांडिंग पोजीशन में कि भैया आप साहिल हैं, आप जज नहीं है। और जिस तरह यानी इतने सॉफ्ट स्पोकन जज जस्टिस मुनीब अख्तर, वन ऑफ द फाइनेस्ट जज, यानी इस बेंच के ऊपर वन ऑफ द फाइनेस्ट जज हैं, बाखुदा मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। इतना नफीस आदमी मैंने देखा जिसे कोई किसी से लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, बड़े ईमानदारी से वो काम करते हैं। उनसे भी आज आप जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, एंड में आके माजरत करनी पड़ी क्या? यानी आप आज सारा दिन अगर रहें, अगर 2-2.5 घंटे की हेयरिंग रहे, तो हार्डली 10 मिनट के आर्गुमेंट होंगे जो मेरिट पे। वो एफबीआर को भिजवा दिया, इस्लामाबाद भिजवा दिया, एफबीआर का दायरा इख्तियार नहीं था। फिर बताया गया कि 2 हिस्से हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने के हवाले से आपके वकला ने आर्गुमेंट ही कोई नहीं किए। बाकी जहां तक मसला है, या नजरसानी में कहना क्या चाहते हैं, नजरसानी में कोई चीज होल्ड नहीं की है। यानी ये ऑर्डर अगर देखें, इतना बैलेंस्ड ऑर्डर है और उनकी फेवर में ऑर्डर था। एक मौका दिया था जाकर प्रॉपर्टीज की, आप जाकर डिटेल आप साबित कर दें, आप मनी ट्रेल दे दें, आप जराए बता दें, क्या आपने, आपकी मिसेज ने, बाकी ने डिक्लेयर किया, तो वो मौका इन्होंने जाया कर दिया। नहीं था इनके पास, जाया की क्या बात, जब है ही कुछ नहीं। आज सवाल
आज जस्टिस काजी फाइज़ा साहब ने कहा अभी ना कि मेरी वजह से मेरे बच्चों और मेरी अहलिया को जनाब निशाना बनाया गया, और उन्होंने बाकायदा माज़रत की अपने बच्चों से और अपनी अहलिया से कि मेरी वजह से आपको एफबीआर का नोटिस भी मिला, हालाँकि एफबीआर को ये नहीं इख्तियार नहीं था कि वो उसको मेरी मेरी क्योंकि एक वो बात इस केस का क्योंकि वो इस केस का अच्छा नहीं अज़हर सदीक साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, अब देखिए ना, जब ये कह रहे हैं कि जनाब ये वो इसका हिस्सा नहीं थे और उसको मेरी वजह से किया गया, तो एक सिंपल सा सवाल है, जब आप कहते हैं अज़हर सदीक साहब कि जो मेरी बीवी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो मुझ पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, तो ज़ाहिर है जब एफबीआर को ये किया, तो अब एफबीआर तो अब उसके पूछने का मजाज तो है ना कि भाई आप चलें बता दें हमें, आप बता दें हमें, टैक्स रिटर्न बता दें, आप साबित करें कि जनाब ये आपने अपने ज़राए से बनाया है। तो आप क्या समझते हैं जस्टिस काज़ी फाइज़ा का ये स्टांस कुछ थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग सा नहीं है? देखिए, आर्टिकल 10 ए की कंप्लायंस की है सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 10 राइट टू फेयर ट्रायल, मौका दिया है पूरा। यानी जस्टिस काजी भाई साहब कहते हैं कि बच्चे उनके इंडिपेंडेंट हैं, वो सारे अपना कमाते हैं, खाते हैं, तो उन्हें मौका दिया गया है वो साबित कर सकें कि लंदन की प्रॉपर्टी जो उनके नाम पर है वो उन्होंने खरीदी है और अपने जराए से खरीदी। ये इतना और इससे ज्यादा बड़ा मौका गया। ये तो एहसानमंद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ क्लीन चिट होने के हवाले से एक मौका दिया। हाँ, आपके बच्चे और बीवी नहीं साबित कर सके, सरीना ऐसा नहीं बता सकी इनको कि उन्होंने इनकम टैक्स और वैट स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं किया। भाई उन्होंने ये असासे अपने रिटर्नों में डिक्लेयर ही नहीं किए हैं। जब डिक्लेयर नहीं किए हैं तो फिर सेक्शन 9 पड़ेगा आपको नैब ऑर्डिनेंस का। आप क्यों चाहते हैं, यानी यहाँ हमारे यहाँ क्यों ये चाहते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जज के कंडक्ट के हवाले से, मिसकंडक्ट के हवाले से बात ना करे, वरना ये सारा मामला जाएगा नैब के अंदर, फिर तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। और आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आर्टिकल 25 को सामने रखते। अगर आपने यह इंक्वायरी नहीं करानी है तो छोड़े इस बात को, लेट दैट मैटर जब बी इन्वेस्टिगेटेड बाय नैब। नैब पब्लिक ऑफिस होल्डर में स्पाउस लिखा हुआ है वहां पर कि जब बच्चे आपके स्पाउस होंगे वो आपके कंसिडर होंगे, बड़ी वादे तौर पर बात। और यहाँ तो आपको इतना बड़ा एक रिलीफ मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि आप कह रहे हैं कि सबसे सारे डिक्लेयर है, मनी ट्रेल है, वो दे दें। वो तो 9-9.5 करोड़ एफपीआर की रिपोर्ट आ गई। आप कहते हैं एफपीआर की रिपोर्ट को गायब कर दो, सफाई 80 से मिटा दो, एफपीआर को भेजना नहीं चाहिए। एफपीआर ने किया गया, एफपीआर ने आपसे इनमें एक इंक्वायरी की है। वो इंक्वायरी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने करनी थी, आपने खुद ही मौका दे के सारी बातें सामने रख के कर दिया। आपको तो सफाई देनी है और साफ होना है। और आप जब एक सवाल पूछा जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जो 7 मेंबर बेंच का फैसला आया है उसमें डिक्लेयर कर दिया, तफसीली फैसले में डिक्लेयर कर दिया कि जज भी, आर्मी ऑफिसर भी, ब्यूरोक्रेट भी, ये सारे पब्लिक ऑफिसर और होल्डर हैं और दे आर आंसरेबल, और उसमें किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया है। आप नहीं चाहते तो देखिए ना, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम, सीधी सी बात है, कल जाकर नया मामला देखे, फिर आप वहां जुरिडिक्शन चैलेंज नहीं करेंगे, फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ठीक है जुरिडिक्शन चैलेंज ना करे तो नैब इंक्वायरी कर ले फिर। अच्छा, अच्छा अज़हर सदीक साहब, अब ये सिंपल सा सवाल है कि आज इब्तिदाई जस्टिस काज़ी फाइज़ा ने कहानियों से कर दी और कोर्ट उनको बार-बार कह रही थी कि जनाब कहानियाँ ना सुनाएँ, मेन केस पर आएँ। इवन जो जस्टिस मकबूल बाकर जिन्होंने उनके हक में फैसला दिया लाइव ब्रॉडकास्ट में, और मंजूर मलिक साहब ने भी कहा है कि जनाब आप इस वक़्त पार्टी ना बने, बल्कि आप एक वकील की तरह दलाइल दें। उस पर भी काज़ी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे वकील ना कहें, मैं इन पर्सन पेश हो रहा हूँ। ठीक है, वो इन पर्सन पर्सनल कैपेसिटी में पेश हो रहे हैं। अब मुझे ये बताएं अज़हर सदीक साहब कि आगाज ही कहानियों से हो गया है और कोर्ट इतनी कन्विंस नहीं थी, बार बार उसको कह रही थी। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब ने रिटायर होना है, जो कि इस बेंच का हिस्सा है। तो आज थी 15 तारीख, अब 19 तक चली गई है ये। तो मेरे ख्याल में, आपके ख्याल में सिर्फ ये 2-3 दिन ही चलेंगी ये समात? ये तो फिर मतलब कुछ ज्यादा। नजरसानी में आपको एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड साबित करना है, एरर ऑफ लॉ साबित करें। अभी तक कोई एक आर्गुमेंट आज दिया उन्होंने, और यहाँ बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं फिर वही बात दोबारा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा ये वाला। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल। इधर उधर की बातें छोड़ दें। आप जो सारा ये जो पूरी किस्से कहानियां, तोता मैना की कहानियां चल रही हैं, आप आगे अपने आर्गुमेंट दें, लीगल आर्गुमेंट दें। और आप अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं कर रहे हैं। कल कोई साइल आपके सामने पेश होगा तो मत रोकिएगा फिर उसको, जब आप बतौर जज वहां बैठे होंगे।
जज बैठे होंगे तो अजहर रिव्यू मत साहब, रोकिएगा। अजहर साहब, तोता मेहनत की कहानी वो किशोर कुमार का बड़ा मशहूर गाना है, तोता मेहनत की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। है? अब देखे ना, लेकिन ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कई कई दफा इनकी बेंच के अंदर कवरेज की है। मुझे याद है, मैं भी पेश हुआ हूँ। ये तो बोलने नहीं देते वहां पर, तो वकील को बात ही नहीं करने देते। और जिस तरह की बातें यहाँ आज तक अब जो कर दे आए हैं, यानी लाइव ब्रॉस के केस में पूरा माइंड रख दिया। एक जज का माइंड इतना प्रेजुडिस माइंड होगा, इतना यानी इतना कुछ उसमें भरा होगा, तो ये जज फैसला क्या करेगा? ये तो जज यानी इन्होंने तो बायस, यानी इनमें तो सारा कुछ बायस साबित हो गया कि ये फैसला मेरिट पे नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अपना अजहर साहब बस शॉर्ट बता दें कि आप क्या समझते हैं कि मंडे या ट्यूसडे अगले हफ्ते ये तकरीबन, क्योंकि फिर स्टेट की तरफ से भी फिर अटॉर्नी जनरल भी बोलेंगे ना इसमें, देखिए ना, एडिशनल स्टेट अटॉर्नी की जनरल। तरफ से देखिए, मैं बताऊं, बड़ी सिंपल सी बात है, स्टेट ने इसमें क्या कहना है। नजरसानी बनती नहीं है। केस लॉ इस पे बड़ा वाजे है। एक केस लॉ ने को 15 केस लॉ इसके ऊपर मौजूद है। इसमें नजरसानी ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ये काबिल समात ही नहीं है। और कोई आम बंदा होता तो ये इस नजरसानी की दरखास्त पे कॉस्ट पड़ती, जुर्माना होना चाहिए था। और इस पे जो जो बातें हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से, जैसे काजी फाइज साहब बतौर साहिल कानूनी आर्गुमेंट तो लाए ना, आज मैं बड़ा खुश होता, मैं भी तारीफ करता, जहानत पे दाद देता। मैं बताता कि इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं कि इन्होंने आज कोर्ट को आर्गुमेंट के ऊपर, कानूनी नकायत के ऊपर गिरा लिया, कायल कर लिया। आर्गुमेंट होंगे तो बात करेंगे ना, आर्गुमेंट है ही कोई नहीं इनके पास। इनके पास इधर उधर की बातें वो करेंगे। चलो और ये चलो अगर चलो ठीक, ये तो हार्डली घंटों का केस है सिर्फ भाई। चलो ठीक है अजहर सदीक साहब, अब जस्टिस काजी फाइज़ ने चूंकि कह दिया ना कि आप वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी दलाइल देंगे, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है कि कोई ऐसे कानूनी नुकात वो उठा दें और वो कोर्ट को कन्विंस कर ले। बहरहाल अब ये तो आपने वक्त ही आपने बताएगा। हीर रांझा पढ़ी है? आपने हीर रांझा पढ़ी है? हीर रांझा, उस दिन हेयरिंग से पहले आपने हीर रांझा जरूर पढ़नी है, फिर उस पर बात करें। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और अब अल्लाह आपको खुश रखिए, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।